ये समझ नहीं पा रहे हैं हम? पॉज्ड हुआ है या रिज्यूम हुआ है? रिज्यूम करते हैं, हाँ रिज्यूम। अभी ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्स ऑर्बिट। ठीक, ओके, चलिए। सो अगर जनरल एजम्पशन हम लोग ये लें कि ये एटॉमिक न्यूक्लियस है और ये अपना फर्स्ट ऑर्बिट है, सर्कल बनना बड़ा मुश्किल हो रहा है, होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है। nth ऑर्बिट अगर ये है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो r1 से दिखाते हैं, nth ऑर्बिट है तो हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेते हैं, यहाँ पे r लेते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव करता है। हम ये रेडियस कैलकुलेट कर चुके हैं और वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। जो न्यूक्लियस पे चार्ज देते थे वो चार्ज होता है हमारा z इंटू ई। z इज एटॉमिक नंबर एंड e इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यही चीज है। सो किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, it possesses two kinds of energy. One is because of its position, that is potential energy. One is because of its velocity, that is kinetic energy. So electron in any particular orbit, electron in any particular orbit possesses two kinds of two kinds of energy, right? So क्या सब है? First kind kinetic energy, first kinetic energy because of motion, ड्यू टू मोशन। और ये जो kinetic एनर्जी होगा सर, दिस इज हाफ mv स्क्वायर्ड। v is the velocity of mass, velocity of electron, m is the mass of electron, okay. Second है potential energy, this is due to the position, due to charge system, due to charge system of nucleus and electron। इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? तो आप पढ़े हैं पहले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सेम होता है सर। फर्क ये होता है कि दो चार्ज स्पेसिस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता था, और यहाँ पे k q1 q2 बाय r होता है। क्या सब है? बोलिए। तो हो जाएगा कि q1 q2 z is बाय r, अगर लेंथ है, डिस्टेंस है तो r। ठीक है ये चीज। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये निगेटिव में लिया जाता है। और ये निगेटिव क्यों होता है? दिस इज निगेटिव बिकॉज द फोर्स इज टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। निगेटिव चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होगा, और इसीलिए इसको माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर लिखते हैं। अब टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। टोटल एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सो माइनस ऑफ
के जेड स्क्वायर बाई आर प्लस हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, माइनस को रखना है तो इधर रखिए, बेटर रहेगा कि आप हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर लिखिए सर, दैट इज मच बेटर। क्या बोलते हो? ठीक है। अब इस एम बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए हमें। फ्रॉम बोथ पोस्टलेट्स एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता था, क्या बोलते हैं? यस सर। या फिर अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर चाहिए ना आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स and electrostatic force of attraction are balanced और इसके लिए आप क्या लिखे थे इक्वेशन? एम बी स्क्वायर बाई आर, दैट इज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर से इस स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर। ग्रेट। सो यहां से वैल्यू उठाइए एम बी स्क्वायर का और यहाँ पे रख लीजिए। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर बाय आर माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। सॉल्व करने से कितना आएगा दोस्त? माइनस में आएगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर बाय आर। क्या हम ठीक बोल पा रहे हैं? के जेड स्क्वायर बाय टू आर, दिस इज टोटल एनर्जी। चेक कीजिए डेरिवेशन को, कहीं कोई प्रॉब्लम लगता है तो बताइए। This negative energy, negative sign indicate here that the force of attraction between nucleus and electron. Negative sign of energy indicates that there is attraction between nucleus and electron. Okay, so this is total energy. अब जरा आप बात समझिए, क्या रिलेशन हुआ? सर रिलेशन ये हुआ कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना था? माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर बाय आर। टोटल एनर्जी कितना आया? माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर बाय टू आर। सो ये होगा हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसका रिलेशन कैनेटिक एनर्जी से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कैनेटिक एनर्जी से कैसे लिखेंगे इसका रिलेशन? पहली बात तो ये कि कैनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होता है एंड टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है, तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। अब कैनेटिक एनर्जी क्या होता है? देखिए कैनेटिक एनर्जी था एम बी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज एम बी स्क्वायर? एम बी स्क्वायर इज के जेड स्क्वायर बाय आर। तो के जेड स्क्वायर बाय टू आर इज टोटल एनर्जी, तो ये तो डायरेक्ट इक्वल हो गया ना माइनस ऑफ कैनेटिक एनर्जी के। के जेड स्क्वायर के फॉर्म में तो हम कैनेटिक एनर्जी को यही लिखेंगे ना, के जेड स्क्वायर बाय टू आर, दिस इज कैनेटिक एनर्जी। नेगेटिव लगा देने से टोटल एनर्जी हो जा रहा है। सो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैनेटिक एनर्जी। क्या समझ में आता है? बोलिए। यस सर। क्लियर है ये? Yes. सो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं रेशियो ऑफ kinetic energy is to potential energy is to total energy। ये रेशियो कैसा होगा? तो ये रेशियो कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे बताइए। अगर हम लोग लिखे kinetic energy is to potential energy is to total energy, क्या हो जाएगा रेशियो? यहाँ पे रिलेशन जो दिया हुआ है, क्या इस रिलेशन से लिख पाएंगे? क्या इस रिलेशन से लिख पाएंगे? बताएंगे रिलेशन क्या होगा? सर -2:1:2 -2:1:2 1:2 -2:1:2 सर 2 +2। अच्छा ऐसा, क्या सबका यही आंसर आया है या कुछ और? किसी को और कुछ आया है डिफरेंट? काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी पता है आपको कितना होगा? -1। एंड पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी अगर आप निकालिएगा तो ये होगा 2। और आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी। Sir, 1 minus 1. 1:2 1 खुशी -2:1:2। तो ये तो यहाँ लिखा हुआ है, यही तो आंसर आया आपका, ये तो लिखा हुआ है। और कोई नया आंसर आया कुछ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दो जगह निगेटिव आएगा, एक जगह पॉजिटिव आएगा? क्योंकि देखो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये प्लस में दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमको माइनस में दिख रहा है। तो एक चीज हमें ऐसे ही गलत लग रहा है वैल्यू में कि आप दो जगह दो +1 और +2 बोल रहे हैं और -2 बोल रहे हैं, ये कैसे आएगा? दो निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। श्वेता सिंह का आंसर आया है 1:1:2 -1। ओ माय गॉड, फिर से दो पॉजिटिव एक निगेटिव। मैं करूं? मैं करूं इसका रेशियो? चेक कीजिए आप लोग कैसे रेशियो निकाले हैं। क्या इसको हम ऐसे लिखूं, काइनेटिक एनर्जी इज टू
पोटेंशियल एनर्जी प्रीति -1:2:-2 लिखे हैं। चलिए, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना होगा तो क्या हम ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी? किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। यस सर। तो -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी के जगह पे इज टू। क्या टोटल एनर्जी को हम माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं? तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आप बताइए कि क्या रेशियो 1:2 -2:2 -1 आया? सारे एनर्जी इक्वेशन पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन आता रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी, तो आप लोग क्या आंसर करके आते हैं? वो -1 2 -2 1 1 -1 -2 1 2 क्या करते हैं आंसर? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? अभी तो बताओ। नो सर। आप लोग ऐसे नहीं किए थे? पोटेंशियल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखा -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सबको काइनेटिक एनर्जी में रखा और बस काइनेटिक एनर्जी को हटा दिया 1 -2 -1। क्या दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है? आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, मतलब लग रहा है कि दिक्कत है आप लोगों नो सर। को, नहीं ना? यस सर बोले हैं कोई? कौन? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit। nth orbit मीन्स रेडियस का जनरल इक्वेशन जैसे आया था वैसे ही एनर्जी का जनरल इक्वेशन। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था अभी अपने को? ये आया था सर माइनस ऑफ kZe²/2r। मुझे लगता है यही लिखे थे। अगर यहाँ पे हम लोग रेडियस का वैल्यू रख दें, रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है क्या? डिटेल फॉर्मूला हमें रेडियस का पता है क्या? पता है लेकिन हमें याद नहीं है, ऐसा ना? kZe²/2 और r का वैल्यू अगर आप रखिएगा तो r का वैल्यू हम आपको बोले थे कि नहीं, याद नहीं रखना पड़ता है। तो r होता है n²h²/4π² फ्रैक्शन पलट देते हैं हम। सो 4π² m/n²h²। एक बार हमें कोई कंफर्म करेंगे कि रेडियस का जो इक्वेशन आया था वो यही आया था क्या? और ये 2 है, ये z नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 है। kZe² × 4π² ZE² m/n²h²। क्या 1/r का वैल्यू यही आएगा? रेडियस का जो मेन इक्वेशन आया था उसमें यही था क्या कहीं? एक बार आप मुझे कंफर्म। यस सर। एग्जैक्टली ठीक लिखे हैं। चलिए, सो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2π² Z² E4 m और क्या हो सकता है? इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? m k डिवाइडेड बाय n²h²। कुछ छूटा तो नहीं, लीव आउट तो नहीं हुआ कुछ? -2π² Z² E4 mk/n²h²। ये इक्वेशन तो हमें याद नहीं रखना होता है, ठीक है ना? सो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल एनर्जी का इक्वेशन, तो सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में कर लीजिए। माइनस ऑफ 2 कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 4, m मास ऑन इलेक्ट्रॉन है और k जो है वो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय h² कांस्टेंट है। बचा क्या?
बचा सर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये जेड जो होगा वो एटम टू एटम वेरी करेगा। के कहाँ पे था? अच्छा, इस इक्वेशन में के भी था क्या? 4 Yes, पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर था ना, राइट? Yes, सर हाँ, यही तो मैच करने बोले थे ना आपको। 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम ऐसा था, तो यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, नॉट टू वरी। डन है, अभी करेक्ट है। सो ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को सर सारे वैल्यू को रख के आप अगर कैलकुलेट करिएगा तो अपना टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है, जो हमें प्रॉब्लम में यूज करना है, जो हमें यूज होता है प्रॉब्लम के लिए, वो है माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, नॉट पर मोल। ये है हमारा टोटल एनर्जी, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है में ये है कि सर इसमें जब न्यूमेरिकल बनाएंगे हम तो ये इतना बार यूज होगा कि ये इक्वेशन याद हो जाता है। रेडियस और एनर्जी, ये इक्वेशन आपको याद रहेंगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कंफ्यूजन वही होता है कि कहाँ पे जेड बाई एन है, कहाँ पे एन बाई जेड है, कहाँ स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है। तो ये जो कंफ्यूजन वाला टर्म है ना, उसे हमें समराइज करके फॉर्मूला को लिखना चाहिए और उसे बार बार थोड़ा सा रिवाइज करते रहना चाहिए, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं रहे, याद रहे चीजें लॉन्ग टाइम तक, है ना। सो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सर हमें ये कांस्टेंट इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना होता है सर हमें, ठीक है। अगर डेरिवेशन आया तो 2-3 मिनट लगता है हमें रेडियस का डेरिवेशन करने के लिए, और डेरिवेशन बोर्ड में आएगा तो सारे डेरिवेशन तो एक ही साथ नहीं पूछ लेगा ना, कोई एक ही पूछेगा ना, एनर्जी पूछेगा, रेडियस पूछेगा, कुछ एक पूछेगा, राइट। तो सर -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो सर अब यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि सर अगर n का वैल्यू इंक्रीज करेगा, कहने का मतलब क्या, क्या कहने का मतलब कि पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाएंगे तो n का वैल्यू बढ़ेगा, n स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि टोटल एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? टोटल एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, बताइए आप लोग। घटेगा। घटेगा घट सर, जाएगा। यही तो गड़बड़ सोच रहे हैं ना आप। निगेटिव साइन कौन कंसिडर करेगा? और हम लोग पोस्टलेट्स, बोर पोस्टलेट्स में भी ये बात लिखे थे कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हैं एनर्जी ऑफ सेल बढ़ता जाता है। आप अबव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखे हैं, उसमें आप जानते हैं कि पहले हम 1s को भरते हैं, फिर 2s को भरते हैं, फिर 2p को भरते हैं, फिर 3s को भरते हैं। सो न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ सेल इंक्रीज करता है। क्यों करता है? ये नेगेटिव साइन। So minus of 13.6 into z square by n square, n increases, total energy increases, z increases, तो total energy decreases, z increases, total energy decreases because of negative sign. ठीक है, ध्यान रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी 0 लिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी 0 लिया जाता है। इंफिनिटी का सेंस क्या होता है, सबको पता है। इंफिनिटी का सेंस क्या होता है हमारे यहाँ? इंफिनिटी का सेंस होता है एटम के न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला गया तो इंफिनिटी पे है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी 0, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी 0। चलिए, इक्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या क्या कंक्लूजन मिलता है हमें? कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी, कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या मिलता है इक्वेशन ऑफ एनर्जी से कंक्लूजन? पहला कंक्लूजन है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, अभी बोले कि नंबर n बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी डिक्रीज करे, सॉरी इंक्रीज करेगा। तो एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
न्यूक्लियस इंक्रीजेस, क्या होता है सर? दैट इज value of n increases, cell number increases, then energy also increases. दूसरी बात क्या होगी? For a given element, गिवन एलिमेंट से क्या मतलब है? जेड फिक्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है मुझे, गिवन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर पता है मुझे. सो फॉर अ गिवन एलिमेंट एनर्जी विल बी कांस्टेंट will be constant as long as value of n is constant. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड सेल का फिक्स्ड एनर्जी होता है. किसी भी एटम का पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, अगर n फिक्स्ड हो गया तो जेड तो फिक्स है ही, तो उसकी एनर्जी हो गई फिक्स्ड. तीसरी बात कि इन्फिनिटी पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, टोटल एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो. सो एट इन्फिनिटी energy of electron will be zero. So एक ही बार में टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब जीरो इन्फिनिटी पे. क्या चलेगा यहां तक बात? अगर आपको समझ में आया तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग करिए. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and fourth Bohr's orbit of hydrogen atom. Bohr's orbit of hydrogen atom. अब देखिए ये अपना थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब ये हमें डिराइव करना होता है, जिसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए, बोर्स के हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल का एनर्जी अगर आप याद रखते हैं ना, तो उसमें सिर्फ जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आप किसी अदर आयंस के लिए, हीलियम आयंस के लिए, लिथियम 2+ के लिए, बेरिलियम 3+ के लिए सिर्फ जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, एनर्जी आता रहेगा. तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना होता है. तो पहले हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर याद रखेंगे, कोशिश करेंगे याद रखने का. कि हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम सर जेड का वैल्यू क्या होगा? फॉर हाइड्रोजन एटम z का वैल्यू होगा 1. तो जेड स्क्वायर से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है. En का फॉर्मूला होता है सर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. सो यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन एटम हो जाएगा -13.6 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर ओनली. मतलब सिर्फ एन स्क्वायर से डिवाइड करिए, एनर्जी मिलता जाएगा. तो इसका मतलब जब n इक्वल टू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है, तो E1 कितना होगा सर? -13.6, 1 का स्क्वायर से डिवाइड करिए, 1 से वही होगा. n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए E2 निकालना है फॉर हाइड्रोजन एटम. बताइए क्या करें? इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से. कितना से डिवाइड करेंगे? बाय 4. कितना आएगा सर? बोलिए. सर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 3.4. एटम. ये एनर्जी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम.
n इक्वल टू 3, E3 इज इक्वल टू -13.6/9, कितना आएगा सर? माइनस ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4, En क्यों लिखे? E3 लिखना है ना हमें, लेट मी करेक्ट, E3, E4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय 16, इसको कैलकुलेट करेंगे -0.85 आएगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये इतना वैल्यू तो याद ही रखेंगे, और ये हो भी जाएगा याद, क्योंकि बहुत बार ये यूज होता है। फिर से अभी हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ने वाले हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम में फिर से ये चीजें लिखेंगे कि 1 2 3 4 n इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए क्या होगा, तो सिर्फ हमें z स्क्वायर n स्क्वायर से डिवाइड करते चले जाना है। -13.6 4 से डिवाइड करेंगे, -3.4 -1.4 -0.85। अब अगर मान लो ये चीजें हमें याद है, तो अगर मुझे डायरेक्टली कोई पूछता है कि बताइए हीलियम प्लस आयन या लिथियम 2+ आयन के लिए पूछेगी, लिथियम 2+ आयन के लिए आप मुझे बताइए कि सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड सेल का एनर्जी क्या होगा। तो भाई साहब हम हाइड्रोजन के सेकेंड में आ जाएंगे -3.4 में। अब हमें यहाँ पे इस 4 से कैलकुलेशन कम हो जाएगा, इस 4 से जो डिवाइड कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा, 3.4 करेंगे और माइनस जेड, लिथियम के लिए जेड कितना 3, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा ना 1 सेकेंड में आंसर। समझ रहे हैं बात? तो ये इसका यूटिलिटी है कि अगर आप इस वैल्यूज को याद रखते हैं तो आप जल्दी और फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और याद रखने का तरीका नहीं है कि आप बैठ के इसको रटिए, रटने से याद नहीं रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाएंगे, जितना ज्यादा इस वैल्यू को आप यूज करेंगे, वो यूज करते करते याद होता है, रटने से याद नहीं होगा। सो अब सर दैट इज, अगर हमें ये याद है तो जनरल En अगर हमें निकालना हो ना, तो E ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख लीजिए और मल्टीप्लाइड बाय सिंपली जेड स्क्वायर कर लीजिए फॉर एनी अदर एटम, फॉर एनी अदर एटम, किसी दूसरे एटम के लिए हमें इतना काम करना है। हाइड्रोजन एटम का जिस सेल का एनर्जी है वो लिखिए, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए। क्या क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। बोलिए, आता है समझ में? Yes, sir. चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। वेरी इजी, क्या करना है सर? Z ऑफ हीलियम प्लस आयन कितना 2 हो गया सर। कौन सा निकालना है? E3 निकालना है सर। कौन सा? थर्ड सेल का एनर्जी। E3 इक्वल टू क्या होगा? N इक्वल टू 3 लिया गया है, तो सर E3 होगा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर होगा सर। E3 क्या होता है हाइड्रोजन के लिए? -1.5, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 15 चौका 60 -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अरे क्या हो सकता है इससे इजी? कुछ हो सकता है क्या? इससे भी इजी दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? कैलकुलेट टोटल एनर्जी, kinetic energy and potential energy for second Bohr's orbit of an element having atomic number of an element having atomic number 10। कीजिए तो, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको। सब हम ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ आप भी करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे?
क्या टाइम लगेगा इसमें? जल्दी बताओ किसका आंसर सबसे जल्दी आ रहा है, चेक करना है हमें। किसका आंसर आ रहा है सबसे फास्ट? टोटल एनर्जी बता दिया स्वयं। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? एक का आंसर आया। अच्छा, सदाब का आंसर है ये। हाँ, सदाब अनवर का आंसर आया, स्वयं का सारा आंसर आया। और कोई? देखिए आप लोग कैच में कैसे फंसते हैं, लोग सोच रहे होंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, टोटल काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें। खुशी? और कोई? अब देखिए स्पीड क्यों नहीं बन पाता है, स्पीड क्यों नहीं बन पाता है कि अब हम इस क्वेश्चन में हम लोग सोच रहे हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, है ना? तो गलत सोच रहे हैं ना। क्यों सोच रहे हैं ये सब? क्या टोटल एनर्जी हम निकाल सकते हैं आसानी से? अगर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब जेड का वैल्यू 10, ओके, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बोर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हम E2 निकाल सकते हैं? क्या टोटल एनर्जी क्या होगा? E2 ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। ओके, तो हाइड्रोजन एटम का E2 कितना था? -3.4। जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 340 -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कितना देर लगा इसको निकलने में? इतना टाइम क्यों लगेगा? अब हम रिलेशन पढ़े हैं, ये है हमारा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। रिलेशन क्या पढ़े हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू +340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज इक्वल टू 2 into टोटल एनर्जी, 2 into minus of 340 is equal to minus of 680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बताइए कितना टाइम का क्वेश्चन था ये? क्यों टाइम लग रहा था? एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाइए आप लोग, फोर्थ। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोर्ड ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट of beryllium 3+ ion to fifth Bohr's orbit of lithium 2+ ion। कीजिए कैलकुलेट इसको। Calculate the ratio of energy of third Bohr orbit of beryllium 3+ ion to fifth Bohr's orbit of lithium 2+ ion।
मैं करूँ सॉल्व? ज्यादा टाइम लग रहा है क्या आपको? मैं सॉल्व करूँ? इस सब क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं ना, इसका पर्पस हमारा ये नहीं है। स्वयं कुछ गड़बड़ लग रहा है आपका, कुछ गड़बड़ लग रहा है साक्षी। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमें आंसर में। श्वेता सिंह ना, ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आपको घर में बैठ के एक बार दो बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले क्वेश्चन है। इस हर क्वेश्चन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब हमारा ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये इस टाइप के। अब हमें समझ में आ गया ना कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो हम रिलेशन यूज करेंगे, ना कि हम ये सोचने बैठेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से लाए, एम कहाँ से लाए भी, या के जेड स्क्वायर बाय 2r ये कहाँ से लाए। समझ रहे बात? तो वो सब चीजें दिमाग में नहीं जाना चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी पेपर का क्वेश्चन है कि मतलब हमें ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट दिमाग में होना चाहिए। सो कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट एंड बेरिलियम 3+ आयन टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। सो ये सारे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्वयं शुभम 400:81, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि होता क्या है सर। अब देखिए कि अगर हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है, अगर हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो मान लीजिए एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय एनर्जी 2 करना है, ठीक है ना। एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय एनर्जी 2 करना है। कांस्टेंट फैक्टर क्या है? कांस्टेंट फैक्टर ये है कि -13.6 सब में होता है सर, -13.6 इंटू z² बाय n² होता है, डिवाइडेड बाय z1² n1² कीजिए, डिवाइडेड बाय -13.6 इंटू z2² बाय n2²। तो कांस्टेंट टर्म अगर आप कैंसिल कर दीजिएगा तो रेशियो में क्या ये नहीं आ जाएगा, z1² बाय z2² इंटू n2² बाय n1²। ये चीज हमारा अब स्टैंडर्ड हो गया याद रखने के लिए। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एनर्जी, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। कौन सा ऑर्बिट का? थर्ड ऑर्बिट का, ओके, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन, किस ऑर्बिट का? फिफ्थ ऑर्बिट। अब देखिए बेरिलियम 2+, पहले हमको क्या करना है, Z1 का स्क्वायर, मतलब जो ऊपर है बेरिलियम 3+, तो बेरिलियम 3+ का Z कितना? 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2² लिथियम का 3, 3 का स्क्वायर इंटू N2² 5 का स्क्वायर, N1² 3 का स्क्वायर। क्या हो गया बताइए? 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9। सो दिस इज 400 बाय 81। दिस इज द आंसर। कैसे निकाल रहे थे आप लोग? आप लोग कैसे कर रहे थे? सो अब हमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें आप डायरेक्टली याद करिए, बार बार नहीं करना है हमें। कि अगर एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, Z1² बाय Z2², Z1 बाय Z2 का स्क्वायर इंटू N1 बाय N2 बाय N1 का स्क्वायर, ये करना है सर। डन या नॉट डन? डन। एक और करेंगे या थक गए? इफ एनर्जी ऑफ fourth Bohr's orbit of lithium 2+ ion is X, then calculate
if energy of fourth Bohr's orbit of lithium 2 plus ion is x, then calculate energy of sixth excited state. क्या? Sixth excited state of helium plus ion in terms of x. In terms of x कीजिए कैलकुलेट इसको, देखिए किसका किसका इसका आंसर सही आता है। साक्षी सिंह, सर वी विल गेट द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर। तो साक्षी ध्यान रखिए ये बात, केमिस्ट्री का नोट्स आपको हमेशा अवेलेबल नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ अवेलेबल है, और इसीलिए फर्स्ट चैप्टर का आपको वो भी कंप्लीट नहीं है। अभी जो 2 पीडीएफ मैं भेज दिया हूँ ना फर्स्ट चैप्टर का ग्रुप पे, दैट्स इट। इसके आगे का नोट्स मेरे पास ऐसा पीडीएफ अवेलेबल नहीं है कि हमको आपको फोटो खींच के भेज दे। तो आइदर यू टेक स्क्रीनशॉट यहाँ से, या जो बच्चे कोई अच्छे अगर राइट डाउन कर रहे हैं तो आप ग्रुप पे मांग सकते हैं किसी से कि जो आज का क्लास किया है प्लीज केमिस्ट्री का नोट्स भेज दो, तो वो बच्चा कोई एक होगा जो फोटो खींच के आपको भेज देगा। ठीक है, सारे चैप्टर में अगर पूरे साल आप ऐसा सोचेंगे, 2-3 चीजें आप ये एक तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास सारे का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। पीडीएफ अवेलेबल नहीं है क्या, मेरे पास रिटन नोट्स ही नहीं है कि मैं पीडीएफ बना के भी भेज दूं अगर आप बोलेंगे तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते सारे पीडीएफ का। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको किसी तरह से ये सीखना होगा कि क्लास के टाइम में नोट्स कैसे बनाया जाता है। अगर कोई ये कर रहा है कि हम अभी जो है सर आपका लेक्चर सुनते हैं समझते हैं और फिर हम बाद में उसी का आंसर आ गया ओके, बाद में जो है इसको हम राइट डाउन कर लेंगे सर, आप नोट्स भेज देंगे तो उसे हम राइट डाउन कर देंगे। तो ये हम आपको डॉट क्लास में बड़ा अच्छे से बताए थे कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक चीज को दोबारा रिवाइज करने का टाइम नहीं होता है। आप कब उसे सीखोगे, कब उसे नोट्स बनाओगे, नोट्स कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, हमेशा पेंडिंग रहेगा नोट्स आपका। ऐसे में अगर 10th तक वाली आदत है कि सर हम पहले रफ करते हैं क्लास में फिर उसको फेयर करते हैं, तो 11th में आपका नोट कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 12th में आपका नोट कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 11-12 का ऐसा सिलेबस नहीं है कि आप 3 घंटा का क्लास करेंगे और उस 3 घंटा का अनदर 3 घंटा में नोट्स बनाएंगे, तो फिर आप पढ़ेंगे कब, क्वेश्चन कब करेंगे, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो धीरे धीरे कोशिश करिए, धीरे धीरे इंप्रूव करने का कोशिश करिए। 1-2 क्लास में हो रहा है कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ ऐसे कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए सब चीजों का। कोशिश करिए कि क्लास के टाइम में ही हमारा फेयर साथ में बनना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है हमें, तो अगर हमारी राइटिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा ग्रास्पिंग स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, या थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। हेडफोन लगा के किचन में घूम रहे हैं, टीवी रूम में घूम रहे हैं, क्या चल रहा है, तो अगर ये सब कर रहे हैं तो वो सब चीज छोड़िए। हाँ, एक जगह बैठ के क्लास करिए, जैसे किया जाता है प्रॉपर तरीके से क्लास वैसे करिए। कोशिश करिए कि फेयर नोट्स तैयार हो साथ में। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे। अभी तो आप हमें बोलेंगे हम किसी तरह से करके कोई अवेलेबल करवा देंगे आपको, लेकिन बेनिफिट नहीं है। पूरा 11-12 का नोट्स आपका पेंडिंग रह जाएगा। ये सब मैं बताया था आपको कि यूट्यूब से स्टडी करने से क्या नुकसान है, यही सब नुकसान होता है कि हम अपना सोते वक्त भी हेडफोन लगा लेते हैं, यूट्यूब का कोई चैनल खोल लेते हैं, कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है उसको देख देख रहे होते हैं वहां पे, ठीक है, देखते हैं उसको, हम उसको राइट डाउन नहीं करते हैं। और हमें कालिदास जैसे वरदान तो मिला नहीं है कि एक बार हम देख लेंगे और सारी चीजें हमें याद रह जाएगी ऐसे लाइफ टाइम के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर जब हमें रिवीजन की जरूरत होती है तो फिर से हम वही वीडियो उलटते हैं। और वीडियो में प्रॉब्लम ये होता है कि 30 मिनट का वीडियो है, 35 मिनट का एक वीडियो है और उसमें सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। तो वैसे में फिर हमें एग्जाम के टाइम में इतने सारे वीडियो कैसे देख पाएंगे, करेक्ट। तो सब लोग मुझे कुछ आंसर बता रहे हैं, और आंसर बता रहे हैं आंसर में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है आप लोगों के आंसर में। सब आंसर बताए हैं 100x/441, 100x/441 ऐसा कुछ बता रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर कुछ 100 जैसे में नहीं है, कुछ गड़बड़ आ रहा है सर आप लोगों को। अच्छा अच्छा, गड़बड़ क्यों आ रहा है समझ में आ गया। 64 आ रहा है, 64x/441। हाँ बिल्कुल 64 आएगा। 7th एक्साइटेड स्टेट 6th एक्साइटेड स्टेट लिया ही नहीं होगा ये लोग, सेम गलती रिपीट किया होगा और क्या। आया समझ में सबको, कोशिश करिए धीरे धीरे इम्प्रूव करिए चीजों को।
थोड़ा टाइम लगता है। 10th वाली आदत रहती है कि स्कूल में अलग कॉपी, फेयर अलग कॉपी मत बनाइए, दो फेयर कॉपी मत बनाइए, ठीक ना। थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखिए, कोशिश करिए कि पेज का पेज अगर आधा पेज में लिखना है, आधा पेज छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इम्प्रूव करना हो उस नोटबुक को, अगर कुछ ऐसा चीजें कंटेंट आपको ऐसा मिला कि हमसे भी कहीं बेटर कंटेंट कहीं पे आपको मिल गया कि अरे सर यहाँ ये चीज लिखना चाहिए हम, तो वहां पे आप उसे ऐड कर सकें। तो ये सब नोट्स बनाने का ट्रिक है, और क्या। थोड़ा साफ से लिखिए, थोड़ा स्पेसियस लिखिए, ताकि कुछ भी चीजें बाद में ऐड करना हो तो हम आसानी से ऐड कर लें उसमें, ठीक ना। तो बनाइए ये सब। 11th में तो यार बच्चों को यही तैयार करना पड़ता है मेंटली, उसको करना कैसे है। पढ़ने के लिए, कंपटीशन के लिए 1 साल काफी है। यही सब नहीं होते रहता है कि अरे सिलेबस कितना है, कौन किताब बुक से पढ़े, कैसे पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, ये सब तो बड़ा उलझन है। एक बार दिमाग में पिक्चर बनता है फिर बच्चे पढ़ने लगते हैं बढ़िया से, ऑटोमेटिक। चलिए 64 सबको आ गया। मैं जो प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन का वो आप लोग एनालाइज कर लिए कि 6th एक्साइटेड स्टेट लेना है। पहले नहीं किए थे इसीलिए सबका आंसर उल्टा सीधा आ रहा था। सो सर क्या करना है एक्चुअली हमें यहाँ पे, कि हमें बोल रहा है कि 4th बोर्स ऑर्बिट का एनर्जी लिथियम 2+ आयन का x है, मींस E4 जो है किसके लिए, लिथियम 2+ आयन के लिए। दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं सर तो -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z² बाय 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x ना, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट इज E7, 6th एक्साइटेड स्टेट मतलब 7th ऑर्बिट, ठीक ना। n इक्वल टू 7 किसके लिए भाई, हीलियम प्लस x के टर्म में निकालना है, -13.6 इंटू क्या होगा फॉर्मूला इसका, z² बाई n²। सर z² कितना, 2 का स्क्वायर, n² कितना, 7 का स्क्वायर। सर ऐसा करते हैं ना, यहां से 13.6 का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। -13.6 इज इक्वल टू हाउ मच, -13.6 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इंटू x। क्या हम ये ठीक लिख पा रहे हैं, तो हम रख देंगे -13.6 के जगह पे 4² बाई 3² इंटू 2² बाई 7² इंटू x। यहीं पे x लगा दे, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चलिए अब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सर 16 इंटू 4, 64x डिवाइडेड बाय 9 इंटू 49, 9 इंटू 49 ना। सो 9 इंटू 49 कितना, 441 हो गया आंसर। तो सब लोग 100 बाय कर रहे थे, कुछ 100 बाय। डन। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसके लिए, आगे तो है ही अपना। कि सर मान लीजिए ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है, n इक्वल टू 1 है ये, और ये n इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट है ना, लोअर सेल। और ये क्या है, हायर ऑर्बिट। तो आपको पता है कि n2 का जो वैल्यू होगा एनर्जी का वो ज्यादा होगा n1 से। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके n2 पे जाना चाहेगा तो बताइए एनर्जी गेन होगा या रिलीज होगा। इस केस में क्या होगा बताइए, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा, बिल्कुल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा। और कितना एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा, अगर इसकी एनर्जी हम E1 मान लें और ये जो सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल की एनर्जी हम E2 मान लें, तो एनर्जी जो गेन होगा वो E2 माइनस E1 होगा।
होगा कि नहीं? ये एनर्जी अब्जॉर्ब होगा सर। लेकिन यही ट्रांजिशन अगर हम उल्टा समझें कि ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 1 है और इलेक्ट्रॉन यहां से इस बार डी एक्साइट होकर के हायर से लोअर पे आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, होगा ना? एनर्जी रिलीज होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एनर्जी गेन और एनर्जी रिलीज्ड दोनों का ही मैग्नीट्यूड की अगर हम सिर्फ बात करें, एनर्जी कितना अब्जॉर्ब हुआ, अगर मैं ये बोलूं कि एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, ठीक है, या रिलीज की बात की जाए, रिलीज कितना हुआ, तो डेल्टा ई हुआ, E2 माइनस E1 हुआ, इतना ही एनर्जी होगा ना, मैग्नीट्यूड यही होगा ना भाई, कि नहीं होगा बताइए? सो व्हाट इज डेल्टा ई सर? डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6। E2 के लिए लिखेंगे, देखो एटम तो फिक्स होगा ना दोस्त, किसी एक एटम के लिए आप ये ट्रांजिशन निकालोगे ना, हायर से लोअर, लोअर से हायर का, किसी एक फिक्स्ड एटम के लिए निकालोगे ना आप, तो एटम तो फिक्स्ड होगा, मतलब जेड तो फिक्स्ड होगा आपका, या फिर आप लिख ही लो डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 इंटू Z2 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर, नॉट N2 स्क्वायर, N1 स्क्वायर, Z फिक्स रखो, सॉरी सॉरी सॉरी, Z स्क्वायर बाय N1 N2 स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 इंटू Z स्क्वायर, एटम तो फिक्स होगा, बाय N1 स्क्वायर। क्या इसमें किसी को तकलीफ होगा क्या? बोलो तो E2 माइनस E1 की है, किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। चलो ये प्लस में आ गया, मतलब ये हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर प्लस में, और ये माइनस में रहेगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। सो सर 13.6 कॉमन कर लीजिए, नॉट ओनली 13.6, जेड स्क्वायर भी, सो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन कर लीजिए सर, डेल्टा ई इज इक्वल टू इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ है क्या बताओ? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या पता है आपको? यहाँ पे सर ये पता है कि N2 इज ग्रेटर देन N1। डेल्टा ई का वैल्यू जो होगा सर, एनर्जी लॉस होगा, अब्सॉर्ब होगा, ये और बात है, लेकिन होगा पॉजिटिव, होगा कि नहीं? इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर। डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और अदर गेन। ठीक है, सही है। अगर N2 ग्रेटर देन N1 हुआ तो डेल्टा ई पॉजिटिव होगा। चलिए एक एप्लीकेशन का छोटा सा क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड to promote the electron of lithium 2 plus ion, okay, from ground state to third excited state. थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखो 25 लोग ज्वाइन थे, 3 लोग निकल लिए, बुद्धिजीवी लोग। जैसे 8 18 हुआ, 8 16 हुआ, 8 15, 8 10 के बाद भागना शुरू कर देता है। तो 3 घंटा 15 मिनट जो सुन लेंगे तो हम पे उपकार कर देंगे, है ना, एहसान कर देंगे हम पे। नहीं, मुझे पता है कि आपको रूटीन मिला है सारे वाला, लेकिन आपका क्लास जो है, बिकॉज ऑफ लो पेशेंस ऑफ 11th स्टूडेंट, 1 घंटा ही क्लास लिया जाता है 7:10 से 8:10, तो सारे सर आपको 8:10 8:15 में छोड़ देते होंगे। हमारी क्लास 8:30 चल जाती है, तो कुछ लोग तो हमें एहसान करके रुकते हैं हमारे साथ, लेकिन कुछ लोग हैं वो बोलते हैं नहीं सर हम आप पे एहसान क्यों करें, जाते हैं ना।
उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। बस ये एक क्वेश्चन कीजिए, छोड़ दूंगा, नॉट टू वरी। एनर्जी लेवल डायग्राम आज नहीं हो, कोई बात नहीं। मैं करूं? चलिए हम करते हैं, चेक कीजिए आप लोग क्या किए। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है? ग्राउंड स्टेट का मतलब है N1 इक्वल टू 1। एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है N2 इक्वल टू 4। ग्रेट। चलिए, फॉर lithium 2 plus ion, what is the value of Z? Z is equal to 3। क्या निकालना है? चेंज इन एनर्जी तो निकालना है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोमोट। इलेक्ट्रॉन को 1 से 4th पे ले जाना है हमें, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? आंसर किए हैं कोई स्वयं 108.8 समथिंग में भी आपका एरर होगा, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, चेक कीजिए। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कितना 9 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर 16। बस यही तो सॉल्व करना है दोस्त। सो ये हो गया डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15/16। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग हाइड्रोजन की एनर्जी निकालते वक्त कैलकुलेट किए थे, आपको पता है। n इक्वल टू अगर 4 होगा तो n स्क्वायर से डिवाइड करने पे सदाब का आंसर आ रहा है 114.75। करेक्ट। इसको जब हम लोग किए थे तो बताइए n इक्वल टू 4 फोर्थ सेल का एनर्जी बताइए क्या 0.85 था? तो ये कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, 0.85 हो जाएगा, हमको करना नहीं पड़ेगा। सो 0.85 इंटू 9 इंटू 15 ये सॉल्व करना है सर। दिस बिकम्स व्हाट? बोलिए। दिस बिकम्स 114.75 electron volt. This much energy we have to supply for promote an electron from 1 to 4th in lithium 2 plus ion. आता है समझ में? कोई परेशानी है इसमें? अच्छा, स्वयं का भी आंसर बाद में आ गया था। ओके, और कोई बोलिए। आज के क्लास में किसी को कोई तकलीफ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो बताइए। No, sir. नहीं है? नो सर। ओके, श्योर। चलिए, सर फर्स्ट वाला थोड़ा सा स्लाइड ओपन कीजिए। कौन सा स्लाइड ओपन करें? फर्स्ट। यस। फर्स्ट स्लाइड, आज का फर्स्ट स्लाइड है अपना। कौन सा? कहाँ से हम लोग शुरू किए थे? कंक्लूजन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैलकुलेशन से शुरू किए थे आज। सो ये है फर्स्ट स्लाइड, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। ये लीजिए पहला स्लाइड। लेट ज्वाइन किए थे ना? यस। वेरी बैड। और लेना है एक स्लाइड? नो सर, हो गया। अच्छा, उतना ही था एग्जैक्टली। फिर मिस करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ से एक स्लाइड और ले लीजिए, मैच कर लीजिएगा। हो गया? डन। चलिए, यस सर। ओके, चलिए मिलते हैं कल। Bye, sir. बाय सर।